मैं इतिहास लेखक नहीं हूं, लेकिन प्राय मान लिया जाता हूं। यद्यपि क्रांतिकारी आंदोलन के इतिहास से जुड़े हुए प्रसंग और उन पर लेखन यही मेरा विषय है, लेकिन 50 से अधिक पुस्तकें लिखने और संपादित करने के बाद इस विषय पर मैं कह सकता हूं कि मेरी कोई भी पुस्तक इतिहास की श्रेणी में शामिल नहीं की जा सकती। वो संस्मरण हो सकता है, वो संस्मरण और रेखा चित्र का एक युग्म रूप हो सकता है, उसका झुकाव साहित्य की तरफ अधिक हो सकता है। कथाकार गिरिराज किशोर जी का मानना था कि, और हमसे उनका बड़ा बार बार आग्रह ही था, कि चंद्रशेखर आजाद की फुल लेंथ की जीवनी तुम लिख सकते हो। फुल लेंथ की जीवनी तो भी भगत सिंह पर बहुत काम होने के बाद भी अभी कोई नहीं आ पाई है। भगत सिंह के साथी विजय कुमार सिन्हा इस उद्यम में लगे थे, लेकिन वो कार्य पूरा नहीं हो पाया। लेकिन आजाद की जीवनी लेखन के लिए बहुत तथ्यपूर्ण ढंग से छानबीन करके उनके व्यक्तित्व और शहादत के इर्द गिर्द जो कुहासा भी छा गया और जिसे बन जाने दिया गया और जो बना भी दिया गया, उसे छांटने और दूर करने के लिए एक बड़े श्रम की आवश्यकता थी। मेरा ये कोई और शब्द नहीं मिल रहा है तो सौभाग्य शब्द ही कहूंगा। मेरा सौभाग्य रहा है कि मैं चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, काकोरी के जमाने के दूसरे क्रांतिकारी, यहां तक कि आपको हैरत होगी कि काकोरी से पहले 1918 और 19 में जो मैनपुरी कॉन्स्पिरेसी केस हुआ था, मैनपुरी मुकदमा चला था, उसके भी क्रांतिकारियों से मुझे मिलने और उनके निकट रहने का अवसर मिला है। मैं कभी किसी पुस्तकालय में नहीं बैठा, किसी आर्काइव में कभी नहीं गया। मैंने जो कुछ लिखा है वो आजाद और भगत सिंह और काकोरी युग के उन साथी क्रांतिकारियों की आंखों से जो इतिहास हमने, आंखों में जो इतिहास पढ़ा है या उनसे सुना है, जिस श्रम की आवश्यकता थी उस श्रम के करने वाले भाई प्रताप भूपेन जी, निश्चय ही पूरा पुस्तक का जो वॉल्यूम आकार देखकर मैं दंग रह गया। आज गिरिराज किशोर जी होते और उस पुस्तक का को देखते हो तो निश्चय बड़े प्रसन्न होते। मेरे लेखन का एक लक्ष्य या उद्देश्य थोड़ा वैचारिक भी है कि आजाद और भगत सिंह जिस धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी समाज की निर्माण के लिए संकल्पित थे और जो उनके लिए उसने कुर्बानी दे दी, उनकी शहादत के बाद वो लक्ष्य कहां छूट गया और हम अपने लेखन के जरिए उस लक्ष्य को कहां आगे ले जा सकते हैं। यानी नई पीढ़ी का, नौजवानों का क्या कार्यभार हो सकता है, हम इसी अपने लेखन के जरिए इसी को तय करने में लगे रहे। निश्चय ही उस दिशा में कार्य करने वाले लोगों को इस पुस्तक से और बल मिलेगा। हम बहुत संक्षेप में 2-3 बातें ही कहना चाहेंगे, और वो ये कि कुशवाहा जी ने चौरी चौरों पर बड़ी महत्वपूर्ण पुस्तक की रचना की है। और उस दौर को उन्होंने भी विश्लेषित किया है जो दौर चंद्रशेखर आजाद के निर्माण का दौर था। आप देखें कि एक गरीब ब्राह्मण परिवार का एक बच्चा मध्य प्रदेश के भावरा गांव में जन्म लेता है। कोई शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था नहीं, भयंकर गरीबी। जब गांधी ने असहयोग का नारा दिया, भारतीय राजनीति में सर्वथा नया प्रयोग था। उस नए प्रयोग को भारतीय क्रांतिकारी भी बहुत धैर्य और इत्मीनान से देखना चाहते थे कि अंततः क्या आजादी प्राप्त करने के लिए भी कोई रास्ता हो सकता है असहयोग का। किसे पता था उस गर्भ में, असहयोग के गर्भ में भविष्य के वो क्रांतिकारी भी तैयार हो रहे थे, जैसे मनमथ गुप्त, चंद्रशेखर आजाद, काकोरी में फांसी पाने वाले रोशन सिंह,
ये सब असहयोग के गरज से निकले थे। लेकिन चौरी चौरा की जो घटना हुई, जिसे गांधी ने हिंसा का सवाल, हिंसा और अहिंसा का सवाल, यह प्रश्न उठाकर अपने कार्यक्रम को एकदम ब्रेक लगा दिया, उससे बहुत सारे लोग निराश हो गए। ऐसा नहीं भविष्य में बनने वाले क्रांतिकारी ही निराश हुए थे। जो क्रांतिकारी अपने हथियार रखकर उस आंदोलन के परिणाम और संघर्ष को देख रहे थे, वो भी निराश हुए। और यही नहीं, बल्कि गांधी की फौज के सिपाही भी, चाहे मोतीलाल नेहरू हो, चाहे सियारदास हो, ये सब लोग बड़े निराश हुए थे। और अंततः लोगों में भीतर मंथन चला था, क्या इस रास्ते से आजादी प्राप्त की जा सकती है? नहीं। तो वो लोग इनके भीतर से ये आवाज आई थी कि नहीं, इस जेल से आजादी प्राप्त नहीं की जा सकती है, उन्होंने फिर थोड़ी हथियार अपने उठा लिए और क्रांतिकारी संग्राम की तरफ चल पड़े। देखना यह है कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन बना, और जिसका संविधान रचते समय सचिननाथ सान्याल को बार बार धन्यवाद देने को उनकी बौद्धिकता को मन होता है। उस व्यक्ति ने उस संविधान में 1922 और 23 में लिख दिया था, 23 में, कि हम एक ऐसे समाज का निर्माण करना चाहते हैं जिसमें मनुष्य द्वारा मनुष्य का शोषण संभव नहीं होगा। लेकिन और अपनी वैश्विक दृष्टि का परिचय देते उन्होंने भी कहा था कि हम ऐसे समाज का निर्माण करना चाहते हैं जिसमें एक राष्ट्र के द्वारा दूसरे राष्ट्र का शोषण संभव नहीं होगा। चंद्रशेखर आजाद इस दल से जुड़े थे। काकोरी में उन्होंने हिस्सा लिया। आप उनकी जिंदगी की छलांगों को देखिए। असहयोग का एक मामूली से सिपाही जिसको कुछ करोड़ों की सजा भी मिली थी, महात्मा गांधी की जय बोल रहा है, और वो एक छलांग लगा करके इस तरीके से क्रांतिकारी आंदोलन में हिस्सेदारी करके जहां बड़े से बड़े क्रांतिकारी पकड़ गए, बिस्मिल जैसी चेतना संपन्न क्रांतिकारी जिन्हें अपने पर बड़ा भरोसा था, वो सब गिरफ्त में आ गए। लेकिन आजाद थे गिरफ्त नहीं आए। ऐसी डुबकी लगाई कि पुलिस ने पकड़ ही नहीं सकी, ब्रिटिश सरकार खोज नहीं कर पाई। हम बताना ये चाहते हैं कि काकोरी की फांसियों के बाद एक हताशा पैदा हुई थी क्रांतिकारी दल में, और उस समय दल के पुनर्गठन का काम कितना मुश्किल था, और उस समय आजाद ने अपनी नेतृत्व क्षमता का परिचय देते हुए ऐसे झांसी, ग्वालियर, दिल्ली, शाहजहांपुर, ये सब घूमते हुए और छुपे भी रहे, उन्होंने अपनी नेतृत्व क्षमता का परिचय दिया। और अंततः नतीजा ये हुआ कि जिस समय काकोरी की फांसी के बाद 8 अप्रैल 1929 को दिल्ली के फिरोज शाह कोटला के खंडरों में गुप्त मीटिंग बुलाई गई। उसमें चंद्रशेखर आजाद सुरक्षा कानून में शामिल नहीं हुए, लेकिन उस पूरे मशवरे में शामिल थे। और उनके व्यक्तित्व की बड़ी विशेषता थी कि अपनी अनुपस्थिति में वो व्यक्ति कमांडर इन चीफ चुना गया। हम जो बात बताना चाह रहे हैं, भूमिका हमने बनाई मात्र इतनी कि भगत सिंह जैसे बौद्धिक क्रांतिकारी तब दल के साथ जुड़े काकोरी की फांसियों के बाद उन्होंने दल के नाम में एक परिवर्तन किया, और परिवर्तन था कि समाजवादी शब्द जोड़ा जाना। लेकिन खास देखना यह चाहिए कि समाजवादी शब्द इसलिए जोड़ा गया कि जनता को पता लग सके कि हम देश की आजादी के बाद प्रजातांत्रिक मूल्यों के लिए लड़ेंगे, और उसके बाद अंततः हमारा लक्ष्य समाजवाद की स्थापना होगा। लेकिन संविधान में कोई परिवर्तन नहीं किया गया, क्योंकि संविधान वो बात पहले से निहित थी। मनमोहन गुप्त, पंडित चटर्जी और मनमोहन गुप्त ही चंद्रशेखर आजाद को पार्टी में लाए थे। और मेरे जीवन का यह सौभाग्य है कि मेरा उनसे 28 साल संसार रहा मनमोहन गुप्त से। अभी पिछले दिनों देख रहा था 134 पत्र मेरे नाम उनके लिखे हुए मुझे मिले। तो मनमोहन गुप्त जो बात कही तो ये थी कि क्रांति के जिस सोपान पर अनेक पुस्तकों और ग्रंथों का अध्ययन करने के बाद भगत सिंह पहुंचे, चंद्रशेखर आजाद अपने तजुर्बों से वहां पहुंच गए थे। मुझे लगता है ये बात बहुत ज्यादा उनके मूल्यांकन के लिए महत्वपूर्ण है। और जिन लोगों से बहुत पहले चूक हो जाती रही यशपाल जैसे लोगों से जो आजाद का मूल्यांकन करने से, अभी पिछला सत्र यशपाल भी हुआ है, उनके बारे में बहुत सांकेतिक तौर पर लिखा बहुत गया है, बहुत सारी चीजें आई हैं। विश्वनाथ वैशंपायन को सिर्फ इसी कारण किताब लिखनी पड़ी
जो अब तक की प्रताप भूपेन जी की पुस्तक के आने से पहले सर्वाधिक महत्वपूर्ण किताब थी। राजकमल ने जिसे छापा भी है। मन्मथ हाथ ने भी लिखा है और लोगों ने लिखा है, लेकिन यशपाल ने जो सिंहावलोकन में चंद्रशेखर आजाद के प्रति दुर्भावना भी कह सकते हैं, इस छोटे मन का परिचय दिया है, उसके बारे में बहुत सांकेतिक तौर पर एक पंक्ति में मन्मथ जी ने बहुत अच्छी बात कह दी। और वो ये कि भगत सिंह पर बहुत तथ्य परक लिखने के बाद यशपाल जब चंद्रशेखर आजाद पर लिखने चले तो उनकी कलम की स्याही में थोड़ी कमी रह गई थी। भूपेन जी की पुस्तक से उसकी पूर्णता होगी। दो तीन बातें और कह दें, मौका है, बात लंबी हो गई। कि चंद्रशेखर आजाद की बलिदान शताब्दी जब मनाई गई थी 1981 में अलिफेट पार्क में, तब अब जो प्रतिमा लगा दी गई वो भव्य ऊंची थी, जो एक तरीके से सेल्फी पॉइंट जैसा बन गया है। तो पहले वो प्रतिमा नहीं थी, एक आधी प्रतिमा लगी हुई थी वहां। तब चंद्रशेखर आजाद के बहुत सारे साथी वहां पहुंचे भी थे, रामकृष्ण खत्री जी भी थे, पंडित किशोरयाल जी भी थे, भवानी सिंह रावत मेरे यहाँ गढ़वाल से शाहजहांपुर आए थे, दूसरी बार आए थे, ठहरे थे, हम उनके साथी वहां आए थे। और सचिन दादा आए थे, सेनेटर मतलब सचिन बख्शी भी आए थे, बहुत सारे लोग वहां जमा हुए थे। उस समय विश्वनाथ प्रताप सिंह मुख्यमंत्री हुआ करते थे, सीएम स्टीफन संचार मंत्री होते थे और इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी। हमने उस समय अर्ध शताब्दी का वर्ष था बलिदान की, हमने उस समय मांग की थी कि चंद्रशेखर आजाद पर एक डाक टिकट जारी किया जाए। लगता है कि हमारी भूल थी, वो मना कर दिया गया आजाद पर डाक टिकट जारी किए जाने से। लेकिन उसी समय एम हिदायतुल्ला पर डाक टिकट जारी हुआ था और संजय गांधी पर भी डाक टिकट जारी हुआ था, जिन्हें हम तो इन्वर्टेड कॉमा में लिखना चाहेंगे युवा हैदर सम्राट। लेकिन आजाद जैसे लोगों के लिए जिंदा रहने के लिए हम दावे के साथ कह सकते हैं कि डाक टिकट की आवश्यकता नहीं है। भले ये हिंदुस्तान के अधिकांश शहरों में गांधी भवन हो, लेकिन आजाद को जिंदा रहने के लिए किसी भवन की भी आवश्यकता नहीं है। आजाद पैदा कहां से हुए थे? आजाद लोग के भीतर से पैदा हुए थे। आजाद का मूल्यांकन भी वही व्यक्ति कर सकता है जो लोग के भीतर से पैदा हुआ हो। कोई जेएनयू मार्का बुद्धिजीवी या इतिहासकार चंद्रशेखर आजाद का मूल्यांकन नहीं कर सकता। अनेक प्रदर्शनों को वो आजाद की तस्वीर, कुछ ही तस्वीरें उनकी हैं। 14 साल की उम्र चरखे के पास खड़ा है, नंगे पैर एक बच्चा, असहयोग के समय की फोटो होगी। एक तो बिल्कुल अंतिम फोटो है उनकी, एक फोटो उनका मूंछ पे हाथ रखते हुए कसरत करते हुए फोटो है, नंगे बदन जनेऊ पड़ा हुआ है। एक फोटो उनके संरक्षक, इतनी प्रतिभाओं का धनी था वो, मास्टर रुद्रनारायण को बहुत प्रिय थी। झोला डाल के झांसी गए और झांसी इतनी पसंद आई थी, वहीं बस गए। लेकिन आजाद को जितने दिन मौत से या अंग्रेजों की चुंगल से, पुलिस की चुंगल से बचाए रहे, तो उसमें बचाने का मास्टर रुद्रनारायण का बहुत बड़ा हाथ था। मास्टर